एम्बुलेंस की आवाज़ गूंज रही थी। यूमेको कोडा स्ट्रेचर पर लेटी थी, आंखें अध खुली और मन में एक ही ख्याल, कितनी बदकिस्मत हूं मैं, बदसूरत और मोटी। जैसे इतना काफ़ी ना हो, उसका दिल भी टूट चुका था। जिस इंसान से वो प्यार करती थी, वो तो मानो किसी और दुनिया का खूबसूरत ख्वाब था, दूर, पहुंच से बाहर। धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी सांसें हल्की पड़ रही हैं। तभी पास बैठे पैरामेडिक की आवाज़ आई, हॉस्पिटल बस पहुंचने वाले हैं। पर यूमेको कोडा ने मन ही मन हार मान ली थी। उसने आखिरी बार यही सोचा, काश अगले जन्म में जिंदगी थोड़ी बेहतर हो। कुछ समय बाद यूमेको ने आंखें खोली। कमरे में सफ़ेद रोशनी थी और सामने उसके माता पिता खड़े थे, चिंतित पर राहत भरे चेहरे लिए। यूमेको बेटा, तू होश में आ गई, माँ ने कहा, आंखों में आंसू भर आए। लेकिन यूमेको ने हैरानी से चारों ओर देखा। आप कौन हैं? उसने पूछा। माँ बाप एक दूसरे को देखने लगे। डॉक्टर ने धीरे से बताया कि यूमेको ने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन किसी चमत्कार से बच गए। यूमेको का दिल बैठ गया। मैंने ऐसा क्यों किया होगा? उसने खुद से पूछा। पिता ने राहत की सांस लेते हुए कहा, कम से कम तेरे चेहरे पर कोई दाग नहीं आया? इस पर यूमेको चौंकी। दाग? मुझे आईना दिखाओ, उसने माँ से कहा। माँ ने धीरे से जवाब दिया, हमारे घर में आईना नहीं रखते बेटा, तुझे पसंद नहीं था ना? फिर उन्होंने मोबाइल थमा दिया। यूमेको ने स्क्रीन में खुद को देखा और पहली बार घृणा की जगह मुस्कान थी। वाह, मैं तो बहुत क्यूट लग रही हूँ, वो हंसते हुए कहा। माँ बाप हैरान रह गए। उनकी वो बेटी जो हमेशा खुद को कोसती थी, आज खुद की तारीफ कर रही थी। मेरी त्वचा कितनी साफ है और ये आंखें जैसे किसी पपी की। लेकिन माँ बाप उसकी खुशी में शामिल होने के बजाय घबरा गए। डॉक्टर को बुलाओ, पिता ने फुसफुसाया, कहीं दिमाग पर असर तो नहीं? डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि यूमेको को रेट्रोग्रेड अमनेजिया यानी पुरानी याददाश्त का नुकसान हुआ था। ऐसे मामलों में व्यक्तित्व में बदलाव आम बात है, उसने कहा। माँ अब भी परेशान थी। लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी सोचेंगे हम अजीब हैं। लेकिन पिता और डॉक्टर बस यही सोच रहे थे, कम से कम वो जिंदा तो है। यूमेको ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। अगर मेरी यादें गई हैं तो कोई बात नहीं, जिंदगी तो अब भी है। वो कमरे में घूमने लगी, गुनगुनाते हुए। माँ बाप झिझकते हुए साथ में ताली बजाने लगे। उनका हाथ थामकर यूमेको बोली, आप दोनों मेरे साथ हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे? कुछ दिनों बाद यूमेको आखिरकार घर लौट आई। घर में कदम रखते ही उसने चारों ओर देखा। बिखरा हुआ कमरा, दीवारों पर पोस्टर और मेज़ पर अधखुली डायरी। वो मुस्कुराई। कितना प्यारा कमरा है मेरा, थोड़ा गंदा है लेकिन अपनापन है इसमें। वो अलमारी खोलती है। अंदर कपड़ों के ढेर में ज़्यादातर पुराने फीके रंग के कपड़े हैं। इतने बोरिंग कपड़े क्यों हैं मेरे पास? वो बुदबुदाती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक प्यारी सी टी शर्ट मिलती है। वो पहनकर आईने की तलाश में इधर उधर देखती है। फिर माँ की बात याद आती है, हमारे घर में आईना नहीं रखते बेटा। तो उसके चेहरे पर सोच का भाव उभर आता है। तो क्या मैं खुद को देखने से डरती थी? धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसकी पुरानी जिंदगी कितनी दर्द भरी रही होगी। वो सच जानने के लिए मोबाइल उठाती है। जैसे ही वो मोबाइल ऑन करती है, उसे लगता है कि जवाब वहीं छिपे हैं। गैलरी खोलते ही उसे नोटिस होता है कि उसकी खुद की एक भी फोटो नहीं है। वो भौहें सिकोड़ती है। तभी उसकी नज़र एक फोल्डर पर जाती है, माई हैप्पी प्लेस। वो जिज्ञासा में उसे खोल देती है। लेकिन जैसे ही तस्वीरें खुलती हैं, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। सैकड़ों हजारों तस्वीरें, एक ही आदमी की, एक अजनबी चेहरा। हर फोटो चुपके से ली गई थी। ये कौन है? क्या मैंने किसी का पीछा किया था? वो कांपती आवाज में बुदबुदाती है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। क्या मैं स्टॉकर थी? उसी वक्त दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आती है। वो चौंक कर मोबाइल गिरा देती है। दरवाजे के बाहर माँ की आवाज आती है, यूमेको, पड़ोसी पूछ रहे थे तो काम पर कब लौटेगी? मैंने कहा जल्दी ही। काम? यूमेको ने पूछा। मैं कितनी उम्र की हूँ? माँ मुस्कुराकर बोली, 24 साल। वाह, तो मैं तो पूरी बड़ी हो चुकी हूँ। ठीक है माँ, मैं कल से ऑफिस जाऊंगी। माँ कुछ कहना चाहती है, लेकिन यूमेको पहले ही कपड़ों की तलाश में लग जाती है। नया जोश, नई उमंग। अगली सुबह यूमेको बड़े उत्साह से तैयार होती है। वो वही प्यारी सी टी शर्ट पहनती है जो उसे कल मिली थी, और आईने की जगह मोबाइल कैमरे में खुद को देखती है। बिल्कुल परफेक्ट। वो मुस्कुराती हुई ऑफिस की ओर निकलती है। रास्ते में एक पार्क पड़ता है।
कुछ उसे वहां खींच लाता है। हरी घास, ताज़ी हवा और पक्षियों की आवाज़, सब जैसे किसी पुराने सपने जैसा लग रहा था। तभी उसकी नज़र एक झाड़ी के पास बैठे आदमी पर पड़ती है। वो बेहद थका हुआ और पीला दिख रहा था। युमेको पास जाकर पूछती है, आप ठीक है ना? वो आदमी सिर उठाता है और युमेको जड़ हो जाती है। वही चेहरा, वही जो उसकी तस्वीरों में था। उसने घबराकर पूछा, क्या हम पहले मिले हैं? आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे नहीं लगता। युमेको का चेहरा लाल हो गया। ओह, तो शायद मैंने गलती से सोचा होगा, उसने झेंपते हुए कहा। उसे एहसास हुआ कि शायद वो सचमुच उस आदमी की चोरी छुपी तस्वीरें लेती थी। लेकिन उसने झिझक को परे रखकर कहा, रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। वो भागकर जाती है और दोनों हथेलियां भरकर पानी लेकर लौटती है। आदमी मुस्कुराकर मना करता है, नहीं, ठीक हूँ। ऐसा मत कहिए, युमेको ने जिद की। आप थके हुए लग रहे हैं, आराम करिए वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। वो हंसते हुए बोली, मुझे देखिए, मैं तो मरने वाली थी, लेकिन थोड़ा आराम किया और अब जिंदा हूँ, खुश हूँ। उसकी सच्चाई सुनकर आदमी चौंक गया, फिर हल्के से मुस्कुराया। तुम मज़ेदार हो, उसने कहा। युमेको झेंप गए। आपके पास फ्लर्टिंग करने की ताकत है, मतलब आप बिल्कुल ठीक हैं। वो हंसते हुए भागी और पहली बार महसूस किया कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है। दूसरी तरफ उस आदमी यानी केसुके यूके के पास उसका असिस्टेंट पहुंचता है। सर, आप यहाँ हैं, सब आपको ढूंढ रहे थे। केसुके बस मुस्कुरा देता है, जैसे कुछ सोच रहा हो। दूसरे दिन युमेको आत्मविश्वास से भरी ऑफिस पहुंची। कंधे पर बैग, चेहरे पर मुस्कान और दिल में जोश। रिसेप्शन पर पहुंचते ही सबकी नजरें उस पर टिक गई। वो दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, गुड मॉर्निंग सब लोग, मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी कर्मचारी उसे घूरने लगे, जैसे किसी अनजान को देख रहे हों। क्या आप लोग मुझे भूल गए? उसने हंसकर पूछा। एक महिला ने झट से कहा, नहीं नहीं, याद है, बस तुमको देखकर हैरानी हो रही है, तुम पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। युमेको ने शरारत से कहा, क्यों, आज ज्यादा सुंदर लग रही हूं क्या? उसी वक्त पीछे से एक भारी आवाज आई, तो तुम बच गए। सभी चुप हो गए। वो था उसका सुपरवाइजर हिरोकी माइज़ोने, ऊंचा, सख्त चेहरा और आंखों में ठंडापन। युमेको ने बिना झिझक जवाब दिया, जी, मेरी याददाश्त चली गई है तो सबका थोड़ा सहारा चाहिए होगा। माइज़ोने ने सिर हिलाया, ठीक है, सभी लोग युमेको की मदद करेंगे, अब काम पर लगो। युमेको मुस्कुराए, लेकिन भीतर कुछ अजीब सा डर महसूस हुआ। उसके माथे पर पसीना आने लगा। थोड़ी देर बाद एक महिला कर्मचारी उसके पास आई। उधर मीटिंग रूम में चलो, मीटिंग शुरू होने वाली है। युमेको ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? साकी, उसने मुस्कुराकर कहा। मीटिंग शुरू होती है। टेबल पर कई लोग बैठे हैं, सबके सामने नोटबुक्स और रिपोर्ट्स हैं। सामने स्क्रीन पर लिखा है, नई फ्लेवर प्रोजेक्ट पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स? युमेको उत्साह से बोली, मज़ेदार तो लगेगा। बाकी सब उदास चेहरों से उसे देखते हैं। एक सदस्य बोला, इस प्रोजेक्ट पर पास होना मुश्किल है, बॉस को ये साधारण चीज़ें पसंद नहीं। युमेको सोच में पड़ गई। वो मदद करना चाहती थी, लेकिन याददाश्त जाने की वजह से समझ नहीं पा रही थी कि बोले तो क्या। फिर उसे अपने बैग में एक छोटा नोटबुक मिला। वो खोलती है, अंदर दर्जनों आइडियाज़, चित्र और नोट्स हैं। पहले तो वो मुस्कुराई, वाह, मैं पहले बहुत क्रिएटिव थी। लेकिन अगले पेज पर उसने पढ़ा, तू बेवकूफ़ है, मोटी है, तेरे आइडिया बेकार हैं। उसका चेहरा उतर गया। वो जानती थी ये लाइनें उसकी पुरानी खुद ने खुद के लिए लिखी थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अब मैं वैसी नहीं बनूंगी। वो उठी और आत्मविश्वास से बोली, अगर हम चिप्स में समर फ्लेवर डालें, जैसे तरबूज, रमूने या बर्फ के गोले का स्वाद पाउडर की तरह छिड़का जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने कहा, क्या, ये तो अजीब लगेगा। दूसरे ने जोड़ा, घिन आएगी। लेकिन तभी साकी बोली, नहीं, ये दिलचस्प है, कुछ हटके है, ऑनलाइन वायरल हो सकता है। माइज़ोने ने एक कोने से हल्की मुस्कान दी। मीटिंग खत्म हुई। सभी लोग चले गए, लेकिन युमेको अपनी कुर्सी पर बैठी नोटबुक को देखती रही। तुमने बहुत सहा होगा, उसने बुदबुदाए। फिर उसने एक नया पन्ना खोला और उसमें लिखा, अब से मैं खुद को प्यार करूंगी। तभी उसका मोबाइल बजा। हेलो, हम पुलिस से बोल रहे हैं। अब हमें शक है कि आपका सुसाइड अटेम्प्ट, शायद मर्डर की कोशिश थी। युमेको के हाथ कांपने लगे। क्या? बट मुझे कुछ याद नहीं। अगर कुछ याद आए तो हमें ज़रूर बताइएगा, पुलिस वाले ने कहकर कॉल काट दिया। युमेको ने घबराकर सिर पकड़ लिया। मर्डर? कोई मुझे मारना चाहता था? फिर उसके मन में अजीब ख्याल आने लगे। कहीं वो केइसुके तो नहीं, या कोई जो मुझसे प्यार करता था? वो कुछ पल के लिए अपनी कल्पनाओं में खो गई।
तभी उसके पेट से घर्र की आवाज़ आई। वो हंस पड़ी। पहले खाना तो खा लूं। दोपहर का समय हुआ और यूमेको को भूख लगी। वो उत्साह से लंच रूम में चली गई। साकी पहले से ही वहां थी। कई पुरुष कर्मचारी उसे देखकर बोले, साकी, तुम हमारे साथ लंच चलोगी? साकी थोड़ी झिझकी, लेकिन यूमेको तुरंत दौड़ी और बोली, धन्यवाद, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी साकी। पुरुष कर्मचारी हैरान रह गए। अरे ये! यूमेको को लगा कि सभी तारीफ साकी के लिए है, लेकिन उसने समझा कि तारीफ उसके लिए ही है। उसने हाथ में पकड़ा प्लेट और पूरी उत्साह से खाना शुरू कर दिया। हर डिश पर उसकी नज़र, हर व्यंजन को आत्मविश्वास के साथ चखा। पुरुष कर्मचारी देखते रह गए। यूमेको की भूख और उत्साह देखकर वे हैरान थे। एक ने मजाक में कहा, इतनी खा रही है, मोटी हो जाएगी। यूमेको ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं, हमें सुंदर अनुपात बनाए रखने के लिए पर्याप्त खाना चाहिए। साकी मुस्कुराई और बोली, हाँ, अगर ज्यादा खाओ तो चेहरा गोल हो जाता है। यूमेको ने उत्साह से कहा, थोड़ा वजन बढ़ना लड़की को और आकर्षक बनाता है। पुरुष कर्मचारी हंस पड़े। ये तो बहाना है, डाइट के लिए। लंच के बाद यूमेको थोड़ी थकी महसूस करने लगी। साकी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ मिनट्स लो और ये दबाव वाले पॉइंट दबाओ जगाए रखने के लिए। यूमेको ने चारों ओर देखा और साकी के डेस्क की सफाई पर ध्यान दिया। सच में सुंदरता में आप दोनों बराबर हैं, उसने सोचा। साकी ने हल्का सिर हिलाया, लेकिन तुम्हारा डेस्क तो थोड़ा गंदा है। उमेको ने ध्यान से देखा। पहले उसकी पुरानी खुद की डायरी और नोटबुक्स बिखरी हुई थी। इतने सारे आइडिया नोट्स, कितना मेहनती थी मैं, उसने सोचा। फिर उसने साकी से पूछा, मीटिंग में बोलने का हौसला कहाँ से आया? उमेको ने गर्व से एक नोटबुक दिखाई और कहा, मेरी पुरानी खुद में बहुत सारे आइडिया थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। साकी ने पन्ने पलटे और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उमेको मुस्कुराई, मैं चाहती थी कि अब ये आइडिया सामने आए और सुने जाएं, लेकिन तभी माएजोनो ने उसका ध्यान खींचा। यूमेको, तुम्हारा आइडिया पसंद किया जा चुका है, तैयारी शुरू करो। यूमेको ने हाँ कहा, लेकिन अंदर थोड़ा घबराई। साकी की मुस्कान उस शाम भले ही सामान्य लग रही थी, लेकिन उमेको उसकी आंखों में छिपी बेचैनी को पहचान गई थी। उसने सोचा, शायद उसे थकान है या शायद मुझसे नाराज है, लेकिन वह ज्यादा नहीं सोच पाई। उस रात उसकी प्राथमिकता थी पिच बनाना सीखना। अपने डेस्क पर बैठकर वह वीडियो, आर्टिकल और स्लाइड्स देखती रही। चेहरे पर दृढ़ता और दिमाग में एक और बात, किजुकी। क्या वह कल फिर से मिलेगा? क्या वह उसे पहचान लेगा? क्या वह समझ पाएगा कि उमेको का दिल उसकी ओर खिंच रहा है? उसके दिमाग में एक यकीन भी चुपचाप उभर रहा था। उसकी पुरानी खुद शायद उस पर फिदा थी, बस बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन नई उमेको, वह हिम्मत रखती थी। फिर उसे याद आया, उसे नए कपड़े लेने हैं। अगर उसे किजुकी को इम्प्रेस करना है तो पुरानी फीकी ब्लाउजों से काम नहीं चलेगा। सुबह, वही पार्क, वही लहराता एहसास। अगली सुबह उमेको उसी पार्क पहुंची। राह शांत थी, पत्तों पर ओस चमक रही थी। और फिर वह दिखा, किजुकी। वह रोज की तरह अकेला खड़ा था, जैसे दुनिया से एक कदम दूर पर किसी गहरी सोच के करीब। उमेको ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किजुकी की मुस्कान हमेशा की तरह नर्म थी। उमेको ने अपना बैग अटोला। उसके हाथ थोड़े घबरा गए। क्या आप पानी चाहेंगे? मेरे पास शायद एक किजुकी हंसा और उसने अपनी बोतल ऊपर उठाई। मैं लाया हूँ, लेकिन शुक्रिया। दोपहर की हल्की हवा उन्हीं की बातों में घुलती चली गई। उमेको को पता चला कि किजुकी रोज काम से पहले यहाँ आता है, क्योंकि यह जगह उसके लिए खास है। क्यों, वह नहीं बता सका, या शायद बताना नहीं चाहता था। उमेको ने भी कहा, मेरे लिए भी ये जगह खास है, बस वजह याद नहीं। जब उसने याददाश्त खो देने की बात बताई तो किजुकी का चेहरा पल भर को थम गया। तुम एमनीशिया? हाँ, उमेको ने हंसते हुए कहा, शायद मेरे सिर पर जोर से चोट लगी होगी। अब सब कुछ नया नया लगता है, रोमांचक है ना? किजुकी ने उसे ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। मैं उम्मीद करता हूँ हम फिर मिले, दोस्त बनना अच्छा लगेगा। उमेको का दिल हल्का हो गया और रास्ते भर उसके कदमों में उछाल थी। ऑफिस और साथी की अजीब सी दूरी। ऑफिस में पहुंचकर भी वह उसी बातचीत में खोई हुई थी। एक बात उसे परेशान कर रही थी, मैं उसका नाम पूछना भूल गई। थोड़ी देर बाद साकी आई, चमकती मुस्कान के साथ। उमेको, तुम आज बहुत क्यूट लग रही हो। उमेको उत्साहित होकर बोली, साकी, क्या तुम? मैं बहुत व्यस्त हूँ, साकी ने झट से कहा और निकल गई।
उमेको का चेहरा गिर गया। क्या सच में मैं खुदगर्ज हो गई हूँ? वह खुद को डांटती हुई बाथरूम गई। बाथरूम में फुसफुसाते शब्द, चुभने वाले तीर। वह स्टॉल में थी जब दो लड़कियां अंदर आईं और धीरे से बात करने लगीं, लेकिन उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। वह उमेको, अजीब है ना? हाँ, और साकी भी कुछ काम की नहीं है, बस दिखने के लिए रखी हुई है। वैसे साकी को इतना खास समझने वाली उमेको भी अजीब है। दोनों ही बेकार हैं। उमेको की उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं। उसके अंदर कुछ गरम सा उठने लगा। वह स्टॉल से बाहर निकली, थोड़ी मुश्किल से क्योंकि जगह कम थी, लेकिन जब निकली तो उसकी आंखें तेज थीं। साकी के बारे में कुछ मत कहो, वह तुमसे ज्यादा मेहनत करती है जितना तुम सोच भी नहीं सकती। लड़कियां चौंक गईं। उमेको ने आगे कहा, और मेरी शक्ल और शरीर ये भगवान ने दिया है। अगर इससे तुम जलती हो तो ये मेरी समस्या नहीं है। दोनों चुप रहीं। उमेको ने नरमी से जोड़ा, तुम्हारे पास भी कई अच्छी बातें होंगी, उन्हीं देखना सीखो। उसने दरवाज़ा धकेला और बाहर निकल गई। दरवाजे के ठीक बाहर साकी खड़ी थी। उसने सब सुन लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर कृतज्ञता नहीं थी, बल्कि झुंझलाहट। क्यों सब उसके लिए इतना खास बनना चाहते हैं? क्यों उमेको बदल गई है? उसके दिल में एक छोटी काली सी चुभन उठी। काश उमेको पहले वाली शांत, ढीली ढाली, गुमसुम लड़की ही रहती। डेस्क और नया झटका। उमेको अपनी सीट पर लौटी। कई घंटों बाद उसका पिच तैयार हो चुका था। वह उत्साहित थी, अपने आप पर गर्व महसूस कर रही थी। उसने मुस्कुराकर दराज खोली और उसका चेहरा जम गया। उसकी नोटबुक्स गायब थीं। अचानक उसका दिल नीचे गिर गया। कमरे का शोर धुंधला हो गया। किसने? क्यों? और उसकी सांसें तेज होने लगीं। घड़ी की सुई 11 बजा रही थी और पिच दोपहर में थी। बिना नोटबुक के वो बिल्कुल खोई हुई महसूस कर रही थी। कुछ सहकर्मी उसके पास आए और देखा कि वो परेशान है। उमेको ने घबराकर पूछा, क्या किसी ने मेरे 10 नोटबुक देखे हैं? दूसरी ओर साकी किसी लॉकर में बैठकर वही नोटबुक छुपाती दिखती है। उसका चेहरा सख्त और अंदर से उथल-पुथल भरा हुआ। तभी मिज़ोनो, उनका मैनेजर, लॉकर रूम में आ जाता है और साकी को बोलता है कि क्या वो युमेको की पिच में मदद कर सकती है, क्योंकि टीम ने युमेको का आइडिया चुन लिया है। साकी कुछ हन ठिठकती है। उसके मन में ईर्ष्या और असफलता का घाव ताज़ा हो जाता है। उसने उन नोटबुक्स को छिपा लिया था क्योंकि वो मानती थी कि युमेको की किस्मत इतनी जल्दी क्यों चमक गई, जबकि वो साकी 2 साल से मेहनत कर रही थी पर उसे कभी मान्यता नहीं मिली। लॉकर से निकलते ही मिज़ोनो की आवाज़ गूंजती है, तुम्हें आइडिया अच्छे लगे थे, पर बाकी आइडियाज़ बहुत सामान्य थे। साकी की आंखों में दर्द छलक आता है और वो भाग निकलती है, किसी से बात किए बिना। उमेको, जो नोटबुक ढूंढ रही थी, समझती है कि साकी कहीं गुम है। वो घबराकर ऑफिस से निकलकर साकी को ढूंढने निकल पड़ती है। उसकी तलाश अंततः उस छोटे पार्क तक पहुंचती है जहां दोनों अक्सर मिलते थे। वहां वे बेंच पर बैठे साकी को पाती है, चेहरा उदास और खामोश। उमेको सांसों को संभालते हुए कहती है, लंच खत्म हो गया, ऑफिस तुम्हारे बिना खोया खोया सा लग रहा था। साकी अचानक बेताबी से बोल पड़ती है। उसने कागजों से भरा एक पेपर बैग नीचे फेंका। नोटबुक्स बिखर जाती हैं। वो कहती है, आंखें भर आई, मैंने इन्हें चुरा लिया था। मैं थक चुकी हूँ, कड़ी मेहनत की, पर मेरी कोई आइडिया कभी ऊपर तक नहीं पहुंची। तुम आकर वापस आई और तुम्हारा आइडिया ही आगे निकल गया। मुझे लगा कोई भी मेरी मेहनत को नहीं समझेगा। उमेको ने बैर छोड़कर सख्ती से साकी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में अब दर्द की जगह स्नेह था। तुमने मेरी मदद की जब मैं खोई हुई आई थी। तुम्हारी फाइलें साफ, व्यवस्थित और काबिले तारीफ हैं। मैं तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर पाऊंगी। अभी तुम मेरी जरूरत हो। साकी टूट जाती है। दोनों का रियायती भरा पल एक दूसरे में खो जाता है। साकी रोती है, फिर धीरे धीरे मुस्कान भी आ जाती है। वे हाथ पकड़कर ऑफिस लौट आती हैं। ऑफिस लौटकर माइज़ोनो सख्ती से दोनों को टोस्ट करता है, पर फिर काम पर लगवा देता है, क्योंकि अब पिच के लिए समय कम था। साकी रात भर सेट कर नोटबुक्स की मदद से प्रेजेंटेशन तैयार कर देती है। कागज साफ, स्लाइड्स प्रोफेशनल और हर बिंदु पर व्यवहारिकता। उमेको अपनी लाइनें बार बार दोहराती है। दोनों मिलकर स्क्रिप्ट पॉलिश करती हैं। साकी ने कहा, तुम्हारे आइडिया में अनोखापन है, मैं उसे संरचित कर देती हूँ, तुम भाव देने का काम करो। उमेको ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, ठीक है, हम साथ हैं। पिच के दिन मीटिंग रूम में एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। उमेको को देखकर अचानक उसे वो पार्क वाला आदमी दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा मंच पर मौजूद उपाध्यक्ष क्यूसेके की शक्ल में है। साकी धीरे से फुसफुसाती है, वो वही है, कंपनी का उपाध्यक्ष।
उमेको पिच शुरू करती है। वो आत्मविश्वास से भरी हुई है और अपनी ऊर्जा से रूम को भर देती है। उसने अपने समर फ्लेवर चिप की अवधारणा समझाई और नमूने पेश किए। एक चमकीला नीला रामुने फ्लेवर चिप। क्यूसेके ने पहला टेस्टर लिया। उसने चबाया, सोचा और फिर धीरे से बोला, स्वाद और प्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है, ये वही भी है जो हमें चाहिए, पर इसे और निखारना होगा। रूम में कुछ लोग मायूस हो गए क्योंकि वो समझ रहे थे कि इसका मतलब अस्वीकृति हो सकती है, पर उमेको ने तुरंत कहा, ये केवल सैंपल है, आइडिया में दम है। अगर टेक्सचर और रंग में बदलाव किया जाए तो ये वायरल जा सकता है। क्यूसेके ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान दी, फिर गंभीरता से कहा, विचार में संभावनाएं हैं, पर आप लोगों को इसे 2 दिन में बेहतर करके दिखाना होगा। उस शाम छोटी जीत का उत्सव यकीतोरी की हल्की रोशनी में मनाया गया। उमेको कुछ अनिश्चित थी। क्या ये जगह साकी जैसी लड़की के लिए ठीक है? वो तो शायद किसी स्टाइलिश फैंसी बार को पसंद करती। लेकिन साकी ने हंसते हुए उसका मन शांत किया। अरे, मुझे यकीतोरी बहुत पसंद है और तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना इसे और भी खास बना देता है। उमेको का चेहरा खिल उठा। छोटी सी जीत का पूरा आनंद लेने को वो तैयार थी। लेकिन साकी ने जल्दी ही याद दिलाया, याद रखो, पिच पास होना मतलब काम खत्म नहीं है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उनकी बातचीत धीरे धीरे केसुके पर आ गई। उमेको ने टिप्पणी की कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो बहुत जवान लगता है, और जब उसने पूछा कि क्या वो प्रेसिडेंट का बेटा है, तो साकी ने वो सब बताया जो वो जानती थी। केसुके पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा था और मिज़ोनो के साथ अच्छा तालमेल था, लेकिन प्रमोशन के बाद मिज़ोनो अचानक दूर हो गया। साकी ने आगे बताया कि केसुके प्रेसिडेंट का परिवार से संबंधित नहीं है, हालांकि प्रेसिडेंट की एक बेटी थी जो मिज़ोनो की पत्नी थी। साकी ने एक अफवाह भी साझा की। कहा जाता है कि मिज़ोनो की पत्नी केसुके के साथ अफेयर कर रही थी और अपनी स्थिति का उपयोग करके उसे वाइस प्रेसिडेंट बना रही थी। हालांकि साकी ने माना कि ये सिर्फ ऑफिस की अफवाह है और उसे विश्वास था कि मिज़ोनो और उसकी पत्नी पहले ही अलग हो चुके हैं। उमेको को विश्वास करना मुश्किल लगा क्योंकि केसुके बहुत दयालु और शांत प्रतीत होते थे, लेकिन फिर उसे याद आया कि आज सुबह वो कितना ठंडा और दूरी बनाए हुए था, और उसके मन में संदेह का बीज बू गया। दोनों ने निर्णय लिया कि अगली प्रेजेंटेशन पर पूरी मेहनत करेंगे। सुबह उमेको पार्क पहुंची, जहां वो अक्सर केसुके को देखने आती थी, लेकिन वो वहां नहीं था। थोड़ी निराशा के साथ वो ऑफिस की ओर चली और रास्ते में देखा कि केसुके प्लानिंग डिपार्टमेंट से निकल रहा था। जब उसने सहकर्मियों को नमस्ते कहा तो सब उसके तरफ अजीब, हैरान और डरावने नज़रिए से देख रहे थे। उन्होंने बताया कि केसुके अभी अभी आए थे और उसने उसके लिए एक आइस बॉक्स छोड़ा। उमेको ने सपना देखते हुए सोचा, शायद ये उसे प्रोत्साहित करने का छोटा सा तरीका है, लेकिन उसके सहकर्मी शक में थे। जैसे ही सबने उत्सुकता से बॉक्स खोला तो उनके सामने रामुने की बोतलों से भरा हुआ कूलर था। तनाव धीरे धीरे कम हुआ। शायद केसुके इतना ठंडा और दूर नहीं था, लेकिन साकी अभी भी शांत नहीं थी। उसने याद दिलाया कि पिच अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है और डेडलाइन कल है। एक सहकर्मी बोला, हम प्लानिंग डिपार्टमेंट के सदस्य हैं, समाधान खोजना हमारा काम है। उसने खुद के लिए एक बोतल खोली, लेकिन जैसे ही उसने कैप दबाई, फिज़! स्पार्कलिंग ड्रिंक फर्श पर फैल गई। उमेको वहीं खड़ी थी, उस झलकती झील को देख रही थी, और तभी उसका दिमाग चमक उठा। एक विचार आया। उसने साकी का हाथ पकड़ा, मेरे साथ चलो। दोनों तेज कदमों से फूड डेवलपमेंट रिसर्च रूम की ओर भागीं। तैयार थीं उमेको के नए आइडिया को टेस्ट करने के लिए। दिन भर और रात गहराते गहराते वे मिक्स करती रहीं, टेस्ट करती रहीं, स्वाद जांचती रहीं। सूर्योदय तक उनकी थकान गर्व में बदल गई। अंतिम परिणाम उनके सामने था। चिप्स जो पहले से पूरी तरह अलग दिखते और स्वाद में भी नए थे। उमेको और साकी ने थके थके मुस्कुराते हुए हाई फाई किया। 24 घंटे से ज़्यादा की मेहनत के बाद वे अपने निर्माण पर गर्व महसूस कर रही थीं। मीटिंग शुरू हुई। हर एक एग्जीक्यूटिव को नए चिप्स का छोटा कटोरा दिया गया। केसुके ने पहला बाइट लिया। इस बार उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चिप्स मुंह में फिज और पॉप कर रही थीं। युमिको ने स्पष्ट किया कि उन्होंने क्रश्ड कार्बोनेटेड कैंडी डाली थी ताकि रामुने फ्लेवर और ताजगी देने वाला पॉपिंग इफेक्ट आए। केसुके ने प्रेसिडेंट की ओर झुककर धीरे से कहा, ये प्रोडक्ट रिस्की है, लेकिन शायद इसे मौका देना चाहिए।
अंतिम निर्णय उनके हाथ में था और केसुके ने प्रोडक्ट को अप्रूव कर दिया। साकी और उमेको ने एक दूसरे को गले लगाया। उत्साह को रोक पाना मुश्किल था। जैसे ही केसुके बिल्डिंग छोड़ने लगे, उमेको ने उन्हें आवाज़ लगाई। उन्होंने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और स्वयं पीछे रुके। उन्होंने माफ़ी मांगी कि सुबह पार्क में नहीं मिल पाए, बताया कि रामुने लेने गए थे और समय का ध्यान नहीं रहा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अजीब बात यह है कि इस खोज के दौरान उन्हें सामान्य चिंता महसूस नहीं हुई और इसके लिए उन्होंने उमेको का धन्यवाद किया। युमेको धन्यवाद करने लगी, लेकिन केसुके ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे तुम्हारा धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हारा उत्साह मुझे भी प्रेरित करता है। फिर उन्होंने विदाई ली और वादा किया कि रोज पार्क में मिलेंगे। उमेको खुशी से झूम उठी, सुकून की सांस ली और ठान लिया कि केसुके वाकई अच्छा इंसान है। उसने खुद को समझाया कि वो किसी अफेयर में नहीं उलझ सकता। दिल की धड़कन तेज हुई और उसने महसूस किया कि वो केसुके के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, क्योंकि वो यकीनन उसके प्यार में पड़ चुकी थी। और तभी एक रहस्यमयी आदमी ने उसे पुकारा, उसे चौंकाते हुए। धन्यवाद देखने के लिए।